गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका अभी तक बिल्कुल भी एक भी बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है। वो कोचिंग कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, मैंने 2 बार कंटिन्यू 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2020 का एंड 2021 का, एंड 2022 के प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है। तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक डायरेक्शन सही होना चाहिए। 2 महीने मोर देन इनफ होते हैं। अभी 2 महीने हमारे पास लगभग में 60 डेज़ हैं, मतलब 60 डेज़ से कम ही है, बट फिर भी हम मान के चल सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बुक्स या फिर बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जो मैं बता रही हूँ पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, प्रैक्टिकली सोचना कि ये हो सकता है कि नहीं, और जो इन्होंने बताया है सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोई तोप नहीं इतना बड़ा मतलब कि कुछ इतना बड़ा हासिल नहीं किया है। हालांकि प्रीलिम्स बड़ी चीज़ है अपने आप में। जिनका नहीं निकलता है 4 साल बाद भी नहीं निकलता है जिनका, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और जिनका निकल जाता है उनके लिए छोटी बात हो जाती है। बट मैं दिखा इस वजह से रही हूँ ताकि लोगों को एक बिलीव बना रहे। मेरा मानना यही है कि जब खुद कुछ करो तब किसी को बताओ। जैसे मेरे अभी MP पटवारी में 130 नंबर ही आए, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं MP पटवारी के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊँ उसके बाद, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट उसके बावजूद आए कि आपको मतलब आपके नंबर अच्छे हैं और आप प्लीज़ हमारे लिए भी स्ट्रैटेजी बना दीजिए। तब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है। तो इसमें तो मैंने 2 बार महारत हासिल करी है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये मेंस का एडमिट कार्ड है। 1 मिनट ये मेंस का एडमिट कार्ड है मेरा, ये ठीक है। प्राची सिंह परिहार देख सकते हैं, EWS कैटेगरी है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, EWS कैटेगरी है, ठीक है। और ये देखिए मेंस का एडमिट कार्ड था मेरा 2020 वाला। ये 2021 के मार्क्स है मेरे। फर्स्ट पेपर का है ये 150 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 194, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन थे वो डिलीट हो गए थे, कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, गलतियां थी, इस वजह से। और आउट ऑफ 196 में सेकंड पेपर में 138। तो सेकंड पेपर चूंकि मेरा BA है तो मैं फॉरेस्ट से भर नहीं सकती हूँ, तो मतलब मेन जो है इसमें तो सेकंड पेपर क्वालिफाई ही था, और फर्स्ट पेपर से मेरिट उठी थी। तो 150 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अभी ये 2021 का है, ओके। और इसका ये रिजल्ट रहा, ठीक है। जिस दिन प्रीलिम का रिजल्ट आया था पहली बार, ये हालांकि सेकंड वाले प्रीलिम्स का रिजल्ट है, और ऐसे जब आपका रोल नंबर रहता है उस लिस्ट में तो बहुत ही खुशी होती है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रोल नंबर है, ओके। और अब चलते हैं आगे। सब कुछ कंप्लीट बताया जाएगा, क्या होगी बुक लिस्ट, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगी मैं, ओके। बस आपको पेशेंस की ज़रूरत है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, MPPSC के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, एक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। धैर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे भी आपको 2 साल लग जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब आपको पता ही होगा कि 2019 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। मतलब अच्छे स्टूडेंट, अच्छे एस्पिरेंट जो बहुत ही कैपेबल थे, उनका अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं आया। 2020 का रिजल्ट अभी मेंस का आया है, बट अभी फाइनल इंटरव्यूज़ नहीं हुए। 2021, अभी 2023 चल रहा है, और लगभग 3 साल लेट चल रहा है क्या रिजल्ट। तो आपको पहली बात तो पहले आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, आपकी आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब 2 साल 3 साल जब ज़्यादा टाइम होने लगता है ना, तो चाहे वो घर वाले हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हो, सबके मतलब हर तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से बातें सुनने के लिए आपको उस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए, क्षमता बढ़ा लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन मेरे बहुत सारे ऐसे साथ के मतलब आसपास के लोग हैं जो मेरे ही बैच के रहे हों, या फिर मेरे ही रिलेटिव्स रहे हों, और उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में वो ऑलरेडी हैं, बट और मेरी अभी तक कोई भी जॉब नहीं लगी है। मेरा अल्टीमेट यही है ड्रीम कि MPPSC करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि धैर्य आपको ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आके सुना के चले जाते हैं, अरे तुमने तो नवोदय से पढ़ा है, तुमने तो इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया है, बहुत बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ी हो और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो बस मन में एक ही बात मेरे चलती रहती है कि जिस दिन मेरा MPPSC में सिलेक्शन हो गया ना, तो सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे और सिर्फ मेरी एक वो पोस्ट एक तरफ होगी। मतलब इतनी उसकी जो उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि मोटिवेशन मिलता है उस MPPSC की एक पोस्ट के बारे में। मुझे नहीं पता कौन सी पोस्ट मिलेगी, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे मिल जाएगी, और जिस दिन मिल जाएगी तो सभी एक तरफ हो जाएंगे, मैं एक तरफ। इतनी पावरफुल मैं बन जाऊँगी। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि आप लोग नेगेटिव सेंस में मत लेना, उसका बहुत ही ब्रॉड मतलब होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, यानी आपको पेशेंस होना चाहिए। बहुत लोग इंटरव्यू से भी आउट हो जाते हैं, बहुत लोग मेन से आउट हो जाते हैं। जैसे मेरा मेंस इस बार 2020 में नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन 2021 में मेरी फिर से कोशिश जारी है, तो आपके अंदर पेशेंस तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको आप चुपचाप सुनो, जिस दिन रिजल्ट आएगा जवाब उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, पहली बात मैं सिलेबस बता देती हूँ। जो फर्स्ट पेपर होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 यूनिट होते हैं, 10 के यूनिट 10 मतलब इक्वल मार्क्स में बटे हुए रहते हैं। व्यापम जैसा इसका कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी पूछ ले, या फिर अगर मतलब मैथ से ही ज़्यादा पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीएस रहता है फर्स्ट पोर्शन में, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं, यानी कि 200 नंबर और 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो सेकंड पोर्शन रहता है, जो सेकंड पेपर होता है, वो सीसेट कहलाता है। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मतलब नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं सब मिक्सड अप रहता है। और उसमें 33% रहता है, मतलब उसमें क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। तो वो 33 की आई थिंक 40%, और कैटेगरी वाइज उसमें भी थोड़ा सा छूट सबको मिलती है। तो ये तो मैं ओवरव्यू मैंने दे दिया। आप देख लेते हैं हम लोग की सिलेबस क्या है सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एमपीपीएससी का एम भी नहीं पता होगा, तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी ऊपर की चीज़ें बतानी जरूरी है। आप लोगों को पेशेंसली थोड़ी सी सुनना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी में 40 से 45 क्वेश्चन 100 में से किसके आते हैं, एमपी के आते हैं। मतलब 40-45 नहीं, फिर भी मैक्सिमम 40 और मिनिमम 30 to 35 आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ही किसका है, एमपी का है। एमपी का क्या, इतिहास एमपी की संस्कृति एवं एमपी का साहित्य। तो ये सारे टॉपिक हो गए, आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। कला हो गया, स्थापत्य एमपी की, जनजातियाँ होगी, बोलियाँ होगी। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बताऊँगी। देन सेकेंड क्या हो गया, भारत का इतिहास। की भारत के इतिहास में एंशियन हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों तरह की हिस्ट्री हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या हो गया कि मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें से ये सारे टॉपिक है, एमपी के वन कैसे हैं, जलवायु कैसी है, परिवहन, प्रमुख सिंचाई वगैरह वगैरह। फोर्थ है ज्योग्राफी, जो कि भारत का है और विश्व का ज्योग्राफी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ में क्या है, फिर से एमपी की पॉलिटी है फिफ्थ में यूनिट में, और उसी में एमपी का इकोनॉमिक्स। सिक्स में है भारत की पॉलिटी एवं भारत की अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर सेवन्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, विज्ञान एवं पर्यावरण, यानी साइंस एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं। लेकिन ये टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, आप सिर्फ इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है हमको। इसीलिए एमपीपीएससी कहने के लिए वैसे बहुत टफ है, लेकिन फिर भी बहुत ही इनका जो सिलेबस है, बहुत ही एक एक पॉइंट इन्होंने खोल के दे दिया है कि हमने दे दिया, बस आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना है। तो बहुत आसान है, ठीक है। 7th यूनिट हो गया। फिर 8th यूनिट, 1 मिनट। 8th यूनिट में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसमें मोस्टली एमपी के करंट अफेयर्स आती हैं। यहाँ पे हमको स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, जो मैं बताऊँगी उतना ही आपको पढ़ना है। देन क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा अलग है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोबोटिक्स पढ़ना है, ई गवर्नेंस पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर 10वां है, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान है। ये 10 से 15 आयोग हैं, ठीक है। सांविधिक एवं संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है कि हम कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आगे। देखो 10 नंबर का ये भी है, 10 नंबर की हिस्ट्री भी है, लेकिन हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। हिस्ट्री को हम 2 महीने पढ़ेंगे तब भी हमें लगेगा हमने बहुत कम पढ़ा है। इसको हम 15 दिन पढ़ लेंगे तब भी हमें लगेगा कि हमारा यूनिट 10 कंप्लीट है। तो हम इसी पे बात करेंगे कि हमको स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, मैंने 2 कैटेगरी में मतलब 3 कैटेगरी में अपने सिलेबस को डिवाइड किया है। वो कैसे, देखो, पहली बात तो कंपलसरी है, 60 डेज अगर बचे हैं तो कंपलसरी क्या क्या चीज़ें हमको जो हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ल्यूसेंट, जो कि मैं हमेशा हर एक एग्जाम के लिए बताती हूँ, 1 आवर पर डे पढ़ना है, यानी कि 1 घंटे कम से कम की बात कर रही हूँ। कि जो जॉब में है या फिर जो बहुत से जो लोग होते हैं, जैसे जो वुमेन्स होती हैं, उनकी शादी के बाद या फिर बेबी के बाद बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, वो उनको एटलीस्ट 1 आवर डेली क्या पढ़ना है, ल्यूसेंट एटलीस्ट की बात कर रही हूँ, पढ़ना ही पढ़ना है। जो सिर्फ स्टूडेंट हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, उनके लिए 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे ल्यूसेंट पढ़ना है। ये कंपल्सन है, यानी कि अगर कल से आप शेड्यूल अपनाओगे तो कल से 20 मई तक डेली का ल्यूशन पढ़ना है। उसमें से लगभग ऐसा करना है कि 32 या फिर 40 डेज आपको विजन में देना है, यानी पढ़ने में। देन उसके नेक्स्ट उसको ल्यूशन को रिवीजन में। तो एक एक पेज आपको ल्यूशन का रटा होना चाहिए। आप जो मैं बता रही हूँ वो आप कर लो, कोई भी नहीं रोक सकता आपका प्रीलिम्स क्लियर करने से, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। और देखो क्या कंपल्सन है, एमपी चूँकि बहुत ज़्यादा आती है। अगर 100 में 30 या फिर 35 आप एमपी पढ़ के ला सकते हो, वो भी इतना ज़्यादा डिटेल, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत डीप में होते हैं, लेकिन कुछ ऊपर से ही होते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आप पढ़ के ला सकते हो तो आप क्यों ना इनको आप डेली दो, है ना। तो इन यूनिट को, यानी यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 पूरी
एमपी और पूरा जो ल्यूसेंट है इनको आपको डेली देना है। कैसे देना है वो मैं बताऊंगी। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट हैं और बहुत ही स्वीट हैं और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वो क्या मैंने बताया, यूनिट 10 यानी टोटल 15 आयोग हैं, 14 से 15 आयोग हैं। बहुत ही क्रिस्प और छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा आप लोग। मेरे पास नोट्स हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे भी और पढ़ा भी दूंगी। यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं यूनिट 8 करंट अफेयर्स, ये तीनों बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको कैसे करना है ये मैं बताऊंगी। तो देखो ये तो आपको डेली करना है, ये कैसे करना है ये भी मैं बताती हूँ। और फिर देखो क्या है, एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जो कि भरमार है, मतलब बहुत ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा अथाह है। इसको हम कितना भी कर ले हमें लगता है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्या है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, एंड विज्ञान एवं पर्यावरण है। हालांकि ये तो ठीक है, ये हमको हम जैसे पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे। बट ये तीनों क्या है, डेली देना तो है लेकिन थोड़ा सा इनको टाइम कम देंगे, क्योंकि कितना भी पढ़ लो अगर फिर भी अगर 10 में मतलब 7-8 आ गए या फिर 5-6 भी आ गए तो ठीक है। ठीक है, अब देखो एटलीस्ट की बात कर रही हूँ, जॉब या फिर जो मैरिड हैं उनको एटलीस्ट 6 to 8 आवर देने पड़ेंगे डेली का। 6 to 8 आवर मतलब मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 8, मतलब मैक्सिमम तो जितना भी दे पाओ लेकिन 6 to 8 आवर के बीच हमको देना है। और जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा भैया अलग ही खेल खेलना पड़ेगा, उनको 10 से 11 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। देखो पहले मैं सिर्फ जॉब और या फिर जो मैरिड हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ पूरा शेड्यूल कैसे क्या करना है। देन उसके बाद मैं चलती हूँ ओनली स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो देखो मॉर्निंग के 3 आवर आपको देने हैं, आप कैसे भी दे दो। अगर कोई हाउस वाइफ हैं तो वो सुबह उठ के 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो, या फिर अगर कोई जॉब प्रोफाइल मतलब कोई जॉब कर रहा है तो वो आप 8 से 10 मतलब जैसे भी आप टाइम निकालो। मॉर्निंग के आपको 3 घंटे टाइम निकालना है खुद की पढ़ाई के लिए। 1 घंटे उसमें से ल्यूसेंट देने हैं। ल्यूसेंट में आपको ऐसा सोचना है कि 30 दिन में एटलीस्ट एक विजन हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक लाइन पहली बार में आपको रट जाएंगी, बट आपको वो 1 घंटे ल्यूसेंट को देना है एकदम। ल्यूसेंट के लिए आपको उस 1 घंटे का एक एक सेकंड यूज करना है। इस तरीके से आप हमेशा टाइमर लगा के पढ़ोगे। ठीक है, जो भी पढ़े, जो भी ये वीडियो देख रहा है हमेशा टाइमर लगाओ, 1 आवर का टाइमर लगाओ 1 घंटे का, और एक एक सेकंड का यूज करो। ल्यूसेंट को 30 दिन में एकदम मतलब कि कंप्लीट करके उसको फिर नेक्स्ट 30 दिन में, या फिर अगर आपका 30 दिन में नहीं हो रहा है तो 40 डेज में कंप्लीट करो। और देन अगले 20 डेज में आपको 1-1 घंटे क्या करना है, रिवीजन करना है। इस तरीके से आपका ल्यूशन करना है। देन आपको 2 घंटे एमपीजी के करनी है, 2 घंटे एमपीजी के पर डे, यानी कि आपको 45 डे तो विजन करना है। 3 यूनिट मैंने जैसे कि बताया, एमपी का पहला हो गया क्या, साहित्य और इतिहास संस्कृति, फिर एमपी की ज्योग्राफी हो गई, फिर क्या एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गई, है ना, और थोड़ा बहुत एमपी की करंट अफेयर्स। तो आप इस तरीके से जब 2 घंटे डेली एमपी को दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 घंटे यानी टोटल 120 घंटे हो जाएंगे 60 दिन के हिसाब से। तो पहले 45 दिन में आपको वो 3-4 यूनिट कंप्लीट करने हैं। देन अगले 15 दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इल्यूशन भी हो गया इन 60 दिनों में रिवीजन के साथ, और एमपी भी हो रही है। देन देखो आफ्टरनून में क्या करना है, एटलीस्ट 2 आवर तो देने पड़ेंगे, 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। अब मतलब मैंने अपने तरीके से इसको डिवाइड किया है, आपको जिस तरीके से टाइम हो, बस आपको ये देखना है कि 3 घंटे ऊपर वाले सेक्शन के लिए और 2 घंटे ये जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। चूँकि ये बहुत ब्रॉड हैं पर फिर भी मैंने इनको कम टाइम दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ सबको पता होंगी। जैसे हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री सबको आती होगी, बहुत लोग जो जॉब में हैं ऑलरेडी उनको पता होगा। इनके लिए करना क्या है, सिर्फ घटना चक्र की मेरे पास पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे होगा, कमेंट बॉक्स में पिन होगा। ठीक है, तो घटना चक्र पढ़ना है, और ल्यूशन जो हम डेली पढ़ रहे हैं तो ये कवर करेगा ही। तो सिर्फ आपको घटना चक्र पढ़ना है इनके लिए, और हर सब्जेक्ट का, और क्या करना है, ल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री 30 घंटे, यानी कि आपको 15 दिन में हिस्ट्री किसी तरह एक बार क्या करना है, निपटाना है। ठीक है, 15 दिन में घटना चक्र, हालांकि बहुत मोटी होती है बट कोशिश यही करना है। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा घंटे बढ़ा सकते हो इस वाले पोर्शन के लिए। फिर अगले 15 दिन में क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है, और इसको रिवीजन में डालना है। किसको, हिस्ट्री को रिवीजन में डालना है। ठीक है, फिर अगले 15 दिन, यानी कि जब 45 से ये 15 दिन हो गया, फिर ये अगले 15 दिन यानी ये 30 दिन हो जाएंगे। फिर अगले 15 दिन यानी ये 45 दिन वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो इसको रिवीजन करना है और ज्योग्राफी को निपटाना है। फिर अगले 15 दिन इकोनॉमिक्स को पढ़ना है और पहले वाले को निपटाना है। मतलब अगर आपको 2 घंटे कम पढ़ रहे हो तो आप थोड़े से घंटे यहाँ पे बढ़ा सकते हो दूसरे वाले पोर्शन को कम करके, और बताऊँगी मैं भी, टाइम भी बचेगा आपका। देखो इवनिंग में आपको 3 घंटे और देना है, जो कि शॉर्ट स्कोरिंग है। यूनिट 10 आपका 15 दिन
पढ़ोगे, एक एक घंटे 15 दिन में आयोग आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे मोर देन इनफ है। उसके नोट्स बना लो, फिर आप अगले 10 दिन, वैसे तो बोला जाए तो अगर आप अच्छे से नोट्स बना लोगे तो 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 30 मिनट दे के। अब यहाँ पे 1 घंटे जब आपके 15, मतलब मान लो 15 10 क्या हो गया, 25 हो गया। 25 दिनों में आपका यूनिट 10 कंप्लीट हो गया। तो उस जगह इस 3 घंटे की जगह 1 घंटा खाली हो गया। इस 1 घंटे में आप इसको शिफ्ट कर दो, रिवीजन में लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए खेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूनिट 9 में क्या है, 30 डेज पर आवर दो, 30 डेज यानी कि 30 घंटे आपको यूनिट 9 देना है। अगले 15 दिन क्या करना है, 1 घंटे देना है रिवीजन के लिए। इसके भी देखो 30 10 40 5 45 यानी 15 दिन इनके भी बच गए, तो इनको भी आप रिवीजन अपने हिसाब से दे देना। यूनिट 7 में पूरा आप चलना पड़ेगा, यानी कि 45 दिन आप पढ़ो, पूरे 45 दिन आपको 1 घंटे पढ़ने पड़ेंगे यूनिट 7, और अगले 15 दिन इनका पूरा रिवीजन। तो यहाँ पे आपको कुछ घंटे बच रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ घंटे बच रहे हैं। उस जो बचे हुए घंटे हैं उनमें आपको रिवीजन देना है, जो भी आपका लगे कि पोर्शन वीक है। अब रिवीजन के लिए क्या करना है कि आपको, 1 मिनट बता देती हूँ पहले। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 7 के सातों दिन, यानी कि जैसे कि मंडे टू संडे, आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 to 7 डेज आपको पढ़ना है। आपको 5 दिन पढ़ने हैं, 2 दिन रिवीजन करने हैं, या फिर 6 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो। अपनी अपनी कैपेसिटी है कि आपको रिवीजन कितने दिन में हो जा रहा है कंप्लीट, 1 हफ्ते का, ठीक है। तो देखो पहले 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। पहला रिवीजन का, लाइक आपने आज पढ़ लिया एमपी की जनजातियाँ, आज आपने पढ़ लिया 22 मार्च को एमपी की जनजातियाँ, 7 से 8 मॉर्निंग में आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो जब आप कल पढ़ोगे 7 से 8 एमपी की जनजातियाँ आपने पढ़ ली, आपने कल पढ़ा कि एमपी का इतिहास, कुछ मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे पहले 15 मिनट आपको एमपी की जनजातियों को देना है। तो फर्स्ट रिवीजन ये हो गया। इसी तरह के जब आप परसों पढ़ोगे, यानी कि 1 दिन बाद पढ़ोगे, तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो कल वाला पढ़ा है उसको आपको रिवीजन देना है, सिर्फ 15 मिनट ऊपर ऊपर देख लेना है। तो इस तरीके से आपको क्लिक होता रहेगा। तो पहला रिवीजन तो ऐसे करना है, ठीक है। सेकेंड रिवीजन कब करना है कि 5+2 यानी 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन। तो इस 2 दिन में तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पूरे टाइम दो 2 दिन में अगर 8-8 घंटे यानी 16 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये फर्स्ट रिवीजन हो गया, ये सेकंड रिवीजन हो गया। और थर्ड रिवीजन कब करना है, जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 15 दिन आपको रिवीजन करना है। तो ये थर्ड रिवीजन। जब किसी चीज़ को आप 3 बार, 1 बार पढ़ोगे और 3 बार रिवीजन करोगे, यानी 4 बार किसी चीज़ को पढ़ लोगे, परमानेंटली आपके माइंड में स्टिक हो जाएगी, ठीक है। और क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स ज़्यादा आ नहीं रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ 2020 का भी मैंने दिया, 2021 का भी मैंने दिया। एमपी से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली, और जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जा रहे हैं एमपी के किसी व्यक्ति को, और जैसे एमपी का जो विक्रम पुरस्कार है, और एमपी के जितने भी खिलाड़ी हो गए, किसी को अगर अर्जुन पुरस्कार एमपी के किसी प्लेयर को मिला है, इस तरीके से क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो मैं लास्ट में आपको करा दूंगी, बस उतना ही करना है। और अगर आपको पढ़ना ही है तो सोते टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। कहाँ से, वो मैं बताती हूँ आगे। एक बात और कि संडे को आपको क्या करना है, टेस्ट भी देना है। भले ही आपके टेस्ट में अभी 40 नंबर हैं, 50 नंबर, 60 नंबर, कितने भी नंबर हैं, एक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट फुल देना है, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट देना है। और क्या करना है, 1 घंटे आपको संडे को क्या करना है, 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक मैंने जो पढ़ा उनमें से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके एक्सप्लेनेशन देख लेने हैं, ठीक है। तो ये मतलब 2 चीज़ें करनी है। 2 घंटे आपको संडे को अलग से देना है, किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए। एक मॉक टेस्ट कौन सा सबसे अच्छा है उसका भी मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊँगी। और एक क्या करना है आपको, 1 घंटे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने। और किस बुक से वो मैं आगे बताती हूँ, बुक लिस्ट भी अभी बताऊँगी, आप रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। अब देखो, जो ओनली स्टूडेंट्स हैं उनको तो 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। 10 से 12 घंटे। मॉर्निंग में आप 4 घंटे निकालो। कैसे, मैं अभी अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल उसी तरीके से बता दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा एडिट करना हो, इधर उधर करना हो, तो आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। 7 to 8:30 यानी कि 1.5 घंटे आपको ट्यूशन, जैसे कि मैंने मैरिड या फिर जॉब वालों के लिए 1 घंटे का दिया था, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप 1.5 घंटे ट्यूशन के दो। 30-30 यानी कि 30 दिन में पढ़ो, और देन 30 दिन में रिविजन, या फिर 40 डेज पढ़ो और 20 दिन में रिविजन करो। देन आपको क्या पढ़ना है, 8:30 से 11 बजे तक MPGK, यानी 2.5 घंटे आपको किस में देना है, MPGK में देना है। 45-15, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि 45 दिन पढ़ो और 15 दिन रिवीजन करो। 135 यानी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 5th यूनिट में पूरी MP है। तो इस 8:30 से 11 आपको डेली पढ़ना है, सिर्फ MPGK के लिए।
मॉर्निंग का ही मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ल्यूसेंट और एमपीजी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसलिए मॉर्निंग में जब हम उठते हैं सुबह तो बहुत ही हमारा माइंड फ्रेश रहता है, इसलिए सुबह सुबह ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करनी है। देन आफ्टरनून में आपको 1:30 से 3, देखो हमने 11 बजे तक पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लगभग 2.5 घंटे का रेस्ट दिया है। उसमें आप नहा सकते हो, खाना खा सकते हो ना, लंच कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो, नैप ले सकते हो, जो भी करना है आप करो। 2.5 घंटे आपके हैं। देन आप 1:30 से 3:30 फिर से बैठ जाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए। उसमें क्या करना है, यूनिट 7 पढ़ना है। यूनिट 7 कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊँगी आगे बुक लिस्ट के साथ। फिर आपको 15 मिनट रेस्ट लेना है। देन 3:35 से 5:45 यानी 2 घंटे आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, 1-1 घंटे। हिस्ट्री ले लो और साथ में पॉलिटी ले लो, या फिर ज्योग्राफी ले लो और साथ में इकोनॉमिक्स। मतलब 2 घंटे अपने हिसाब से आप कंबाइन कर लो कि कौन कौन से 2 घंटे आपको देने हैं किस किस सब्जेक्ट को ट्रेडिशनल में, ठीक है। देन आप शाम को आराम से 1 घंटे या फिर 45 मिनट 40 मिनट आराम से म्यूजिक सुनो, अपनी हॉबी फॉलो करो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें भी करनी है। जैसे मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है छत में शाम को घूमते हुए, तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ शाम को ज़रूर, मेरा ये कंपलसरी एक शेड्यूल है। तो आप लोग भी अपना जो भी हॉबी है वो फॉलो कर सकते हो। किसी को डांस करना पसंद होगा, किसी को म्यूजिक सुनना, किसी को रनिंग करना, तो किसी को स्पोर्ट्स में, है ना। तो कुछ भी हो, लेकिन शाम को ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देन आपका माइंड एकदम फ्रेश हो गया, आपने एकदम अच्छे से एंजॉय कर लिया। इवनिंग में, नाइट में फिर से हम 3-4 घंटे के लिए लगातार बैठेंगे। वो कैसे, 6:30 से 7:30 यूनिट 10 के लिए। यूनिट 10 सिर्फ 15 दिन और 10 दिन, यानी 25 दिन में आपका यूनिट 10 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। 7:30 से 8:30 यूनिट 9 को देना है, ठीक है, कंप्यूटर वाले पोर्शन को, ई गवर्नेंस ई कॉमर्स वाले पोर्शन को, है ना। 30 दिन में पढ़ो और 15 दिन में रिवीजन करो। देन आपको क्या करना है, 9 से 10:30 फिर से 1.5 घंटे ट्रेडिशनल के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट हो पाए, तो यहाँ पे फिर से ट्रेडिशनल के, यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। और रात में सोते टाइम आराम से करंट अफेयर्स पढ़ो। अब कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी मैं आगे बताती हूँ। देखो बुक लिस्ट, तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, इसके लिए तो ल्यूसेंट सबके पास होगी। आई होप नहीं होगी तो ज़रूर मंगा लो, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लिए जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपल्सन है, उसी तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स या फिर कोई भी एग्जाम जीके के लिए क्लियर करने के लिए ल्यूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ल्यूसेंट को मंगा लेना और कल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कैसे पढ़ना है ल्यूसेंट मैंने बताया भी है, और अगर आप लोगों के कमेंट आएगी नहीं आप फिर से बता दो तो मैं फिर से बता दूंगी। और घटना चक्र सॉरी घटना चक्र चारों सब्जेक्ट के मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी पीडीएफ। तो अगर आपको बुक लेनी हो तो आप मतलब वैसे लेनी हो बुक तो ऑफलाइन तो आप ले सकते हो, या तो फिर अगर पीडीएफ से प्रिंट आउट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पीडीएफ से पढ़ना हो या फिर लैपटॉप में पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देन एमपीजीके में टीएमएस टाटा मैकग्रा हिल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मैकग्रा हिल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की बुक बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो लेना ही लेना है, कंपलसरी है। प्लस एक बुक और लेनी है, एक बुक और में आप कुछ भी ले सकते हो, आपका जो मन हो, तथ्यपान ले सकते हो, महेश बंडवाल की, रूप सिंह यादव सर की बुक ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो। ये कंपलसरी है मेरी तरफ से, अगर मुझको फॉलो करना चाहते हो तो ये वाली तो कंपलसरी है। एक बुक आप कोई सी भी ले सकते हो। एमपीजीके का पोर्शन ज़्यादा है इसलिए आपको 2 बुक लेके चलनी पड़ेगी कि कोई चीज़ें आपको छूटे ना, ठीक है। देन यूनिट 7 की क्या है, निर्माण आईएएस की बेस्ट बुक है, इससे ज़्यादा मतलब आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 7 में सिर्फ यही पढ़ना है, निर्माण आईएएस की बुक पढ़ना है। और डेली जैसे मैंने बताया 1-1 घंटे देके आपको 40 दिन में निपटाने हैं, मतलब 30 दिन में या 40 दिन में, और रिवीजन जैसा कि मैंने बताया उसी तरीके से। यूनिट 7 में सिर्फ और सिर्फ निर्माण आईएएस को आपको पढ़ना है। यूनिट 9 में भी निर्माण आईएएस, यूनिट 7 और 9 निर्माण आईएएस से ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक बुक पढ़ो, एक सब्जेक्ट एक बुक, है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप क्रैक एग्जाम को फॉलो कर सकते हो, फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। कहाँ से, क्रैक एग्जाम, यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा समझाते हैं, पढ़ सकते हो। एमपी के लिए लास्ट में निर्माण आईएएस की छोटी सी बुकलेट आती है, लास्ट में मतलब ले लेना, लगभग जब 15 दिन बचे तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, एमपी के करंट अफेयर्स। अब मैं इन बुक्स की थोड़ा सा आपको कवर पेज दिखा देती हूँ। ये देखो पुणेकर का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 8 से 10 साल। और सबसे अच्छी बात है इसकी हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी है, यानी कि आप लोगे तो हिंदी में भी उसके क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इसमें प्रीलिम्स के पूरे क्वेश्चन हैं और साथ में सीसैट भी आपको मिल जाएगा पुणेकर को, तो ये आपको लेना ही लेना है संडे को देखने के लिए। फिर ये मैंने बताया यूनिट 9 ये मैंने लिया था 2020 के लिए, तो ये 2020 के हिसाब से मैंने, ये मेरी ओल्ड एडिशन है, आप लोगों को नया लेटेस्ट लेना है। निर्माण आईएएस की है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो
यूनिट 9 के लिए मैंने 2020 में भी यही पढ़ा और 2021 में भी यही पढ़ा, तो आपको भी यही पढ़ना है बस, ठीक है। देन आपको क्या करना है, देखो ये एमपी जीके है, कुमार क्या नाम है, रविशंकर तिवारी है ना, और मध्य प्रदेश टाटा मैगरा हिल की है, तो ये बुक जरूर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका रिव्यू भी दिया है। देन नेक्स्ट एक मेरे पास जो है महेश कुमार बंडवाल, रूप सिंह यादव सर की बुक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये वाली तो कंपल्सन है, ये वाली तो सबको लेना ही लेना है, लेकिन मेरे पास एक ये और है, तो आपके पास ये ऑप्शनल है, आप ये ले सकते हो या फिर कोई और, लेकिन 2 एमपी की बुक आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये थ्योरी वाली बुक है ये वाली, और जो पहली वाली थी वो ऑब्जेक्टिव थी विथ एक्सप्लेनेशन। फिर ये तो गीता हो गई भाई, जीके की इल्यूशन तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई, सिलेबस मैंने बता दिया है एकदम, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ो, और मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा लाते रहूँगी कि आप लोगों का मनोबल ना टूटे, आप लोग डेफिनेटली अच्छे से करोगे। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही करो, उतना ही फॉलो करो, वैसे ही करो, और फिर उसके बाद आगे खुद आप बोलोगे कि थैंक यू सो मच, बोलना ही पड़ेगा भाई, ऐसा मैंने बता ही दिया है, जादू की छब्बी दे दी है तो मतलब बोलना ही पड़ेगा वो तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप पसंद आया हो आप लोगों को वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या तो क्योंकि मेरे साथ जुड़े रहने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, बहुत ही राइट अप्रोच मैं बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।